मैं भारत की पहली कमांडो बटालियन 9 पैरा कमांडो उसमें भी रेस के अंदर मैं था। मेरी पोस्टिंग मिजोरम चिटागांग हिल के सामने बिल्कुल थी। इसी दौरान पाकिस्तान की फौज जो त्रिपुरा के साउथ में एक जगह है श्रीनगर और उसके पीछे एडवांस करनी शुरू हो गई थी। ऐसे लड़ाई चलती रही। अभी 15-16 तारीख को मुझे हमारी पलटन को हुक्म मिला कि आप ढाका एयरपोर्ट को कैप्चर करेंगे। 15-16 रात को 16 तक सवेरे जो है हमने ढाका एयरपोर्ट कैप्चर कर लिया। अभी मैंने सोचा कि अगर मैं अपने सीनियर्स से बात करूंगा तो मुझे कई बातें पूछेंगे और अगर वो फौज तैयार भी हो जाएंगे और आर्मी आने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा और जो अंदर है उनकी ज़िंदगी को खतरा है। और एक इंडियन हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ा। जब जा रहा था मैंने बोला वो देखो भारतीय हेलीकॉप्टर। कभी आपने देखा है भारतीय हेलीकॉप्टर? ढाका के ऊपर जो सेंट्री गेट पर था उसकी राइफल का बैरेट जो राइफल के आगे चाकू लगा था वो मेरी बॉडी को टच कर रहा था। बंगो माता बाहर निकली, शेख हसीना जी भी निकली साथ। शेख हसीना जी ने पहले तो बंगबंधु माता ने मुझे गले में लगाया और बोला आपको खुदा ने भेजा है हमको बचाने के लिए, आप मेरे बेटे समान हैं। शेख हसीना जी थी। आप तो शेख हसीना और उनके परिवार के बहुत करीबी हैं और जब वो डिपोज हुई परहैप्स व्हेन शी हैज़ टू एस्केप फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, तो मेरे ख्याल से उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि देयर वाज अ वाइट मैन हु वांट्स टू चेंज द गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहता है। वो उन्होंने बताया कि वो वहाँ पर एक एयर बेस बनाना चाहता है वो देश, जिसने भारत के अंदर अपना अभी एम्बेसडर बदली किया है और वो एम्बेसडर बहुत नज़दीक है उसके प्रेसिडेंट के साथ, काफ़ी पुराना है, उसके साथ है, यंग है 38। और आप नाम नहीं ले रहे लेकिन अमेरिका के एम्बेसडर गोर है और उसको सिर्फ एम्बेसडर नहीं भेजा। आप उसको समझने की कोशिश करिए। अभी शेख हसीना अगर नहीं आती तो इसका भी असैसिनेशन हो गया होता इनकी पूरी फैमिली का, बिकॉज वो नहीं चाहते। अभी तीसरा जगह है जिससे कि जो मार्टिन आइलैंड या बांग्लादेश का जो सी का बिजनेस है उसको खतरा हो सकता है। एक मैं आपको बता दूं, माय फादर वाज इन आर्मी, ही वांटेड मी टू जॉइन आर्मी एंड माय चाइल्डहुड पेट नेम वाज फौजी बेटा। स्पोर्ट्स की वजह से एनसीसी में टफनेस होती है, फिजिकल होती है और थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन का भी होता है। ऐसा है कि बांग्लादेश को मैं अपना सेकंड होम मानता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश कुमार है। नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना की कहानी तो सब जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, जितने भी युद्ध लड़े, वो सब के सब भारतीय सेना ने बड़े गौरव के साथ जीते। दोस्तों, लेकिन एक कहानी है जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 से जुड़ी है और ये एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो भारत के इतिहास में, बांग्लादेश के इतिहास में अपना नाम अमर कर चुके हैं। क्योंकि जब 71 की वॉर हो रही थी तो शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का परिवार पाकिस्तानी सेना का बंधक बना हुआ था, उनके कब्जे में था। और भारतीय सेना का एक नौजवान अफसर कैसे पाकिस्तान के कब्जे में बंगबंधु मुजीबुर रहमान के परिवार को, जब वो खुद जेल में थे, अरेस्टेड थे, रिहा कराता, और वो भी बिना हथियार लिए हुए, बिना गोली चलाए हुए। ये साहस की कहानी है, बहुत ज़बरदस्त। और आज जब बांग्लादेश के हालात आप जानते हैं कि वही 71 जब हुआ, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट उस वक़्त चलाया, ठीक वैसे ही हालात आज बांग्लादेश में हैं।
प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ पे, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। और इस बीच में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इतिहास के उस पन्ने पे फिर से नज़र डालें कि क्या हुआ था। और ऐसे में उस योद्धा की कहानी भी आपको सुनने को मिलेगी, खुद उनकी ज़ुबानी, जो उन्होंने कैसे, जो बंगबंधु मुजीबुर रहमान थे, उनके परिवार को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से आज़ाद कराया। तो मेरे साथ मौजूद हैं वीर चक्र अवॉर्डी कर्नल अशोक कुमार तारा। बहुत बहुत स्वागत है सर नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट में आपका। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। तो सर, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आए, हमें मौका दिया कि हम आपकी कहानी हमारे सभी दोस्तों को सुना सकें और आज जो हालात बांग्लादेश में हैं उनको इतिहास के उस लेंस से देख सकें कि उस वक़्त क्या हुआ था और अब उसका पर्सपेक्टिव क्या है वो समझ सकें। तो सर, हम सबसे पहले उसी मुद्दे पे आते हैं जब शेख मुजीबुर रहमान की परिवार, शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं इतनी बार, वो पाकिस्तानी सेना के कब्जे में थे और आपने कैसे अपने साहस के बल पे उनको मुक्त कराया सर? हाँ, थैंक यू। मैं कर्नल अशोक कुमार तारा, भारतीय फ़ौज का अफसर जिसने तकरीबन 31 इयर्स आर्मी के अंदर सर्विस की और 65 इंडो पाक वार, 71 वार, नागालैंड, मणिपुर, J&K में काउंटर एजेंसी, काउंटर स्क्रमिशेस के अंदर हिस्सा लिया। मैं भारत की पहली कमांडो बटालियन 9 पैरा कमांडो, उसमें भी रेस के अंदर मैं था, उसमें सर्व किया। उसके बाद मैंने 2 पैरा स्पेशल फोर्स के अंदर भी नौकरी की। इससे पहले मेरी पोस्टिंग 14 गार्ड्स में हुई, जो कि लड़ाई से 71 की लड़ाई से पहले हुई थी। अभी जैसे मुझे बताया, पूछा गया है कि 71 की लड़ाई के अंदर जो मैंने शेख हसीना जी और उनकी फैमिली के साथ उनको कैसे पाकिस्तानी कैद से छुड़ाया है। मेरी पोस्टिंग मिज़ोरम चिटागंग हिल के सामने बिल्कुल थी और जब मेरी पोस्टिंग वहाँ पर हुई जनवरी फरवरी में, तब बांग्लादेश उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान था, थोड़ी हरकत होनी शुरू हुई, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हुई थी और वहाँ से रेफ्यूजीज़ वहाँ ने भारत में शुरू हो गए थे। और जब रेफ्यूजी आए तो मुझे हुक्म था, आप इनको शेल्टर दीजिए, इनका ध्यान दीजिए, मेडिकल दीजिए। लेकिन उनको मैंने रेफ्यूजीज़ को ये सब मदद दी, लेकिन जो जवान थे, लड़के लड़कियाँ, वो पाकिस्तान से कुछ बदला लेना चाहते थे, वो हमसे ट्रेनिंग मांगते थे और मुझे था कि इनको आप ट्रेनिंग दीजिए। मैंने एक छोटा सा मुक्ति बैंक जो है वो खोला और ट्रेनिंग दी सबको, फायरिंग के अंदर और फील्ड क्राफ्ट के अंदर। और जैसे जैसे पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात बदलते चले गए, मार्च के अंदर हरकत कुछ ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को, पाकिस्तान को बांग्लादेश के अंदर आज़ाद कराने का बोल दिया था। जब यह हरकत हो गई और पाकिस्तान ने ज़्यादा जुल्म करने शुरू कर दिए, तो उस हालत में बदला लेने के लिए मैं 2 बार मुक्ति वाहिनी के साथ ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम पर था, उसके अंदर मैं गया और एक बार उनके जो पोस्टों को रेड करके बर्बाद भी किया। आते हुए हम एम्बुश हो गए, उसमें एक JCO जो बांग्लादेश का JCO था, उसकी डेथ हो गई, एक हमारा जवान ज़ख्मी हुआ और हम वापस आए। लेकिन इससे पहले और बाढ़ बढ़ती चली गई, तो हमारी पलटन जो 14 गार्ड मिज़ोरम के अंदर थी, वो अगरतला मूव कर गई। अभी जब अगरतला मूव की तो ये हालात हो गए थे कि पाकिस्तान की फ़ौज जी बॉर्डर पे आ गई थी, वो भारतीय फ़ौज के ऊपर, रेफ्यूजी कैंप के ऊपर और जो भी कहीं हरकत होती थी उसके ऊपर फायर करते थे।
तो ऐसे हरकत दोनों तरफ से हो रही थी, कैजुअल्टियाँ भी बहुत हो रही थी और रेफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे। उनको मेंटेन करना, उनको रखना, उनको ध्यान करना वो और भी डिफ़िकल्ट और भी मुश्किल हो गई थी। इसी दौरान पाकिस्तान की फ़ौज जो त्रिपुरा के साउथ में एक जगह है श्रीनगर और उसके पीछे एडवांस करनी शुरू हो गई थी कि शायद वो त्रिपुरा के साउथ के ऊपर हमला करना चाहते थे। तब मेरी एक कंपनी अल्फ़ा कंपनी को हुक्म मिला था कि आप जाइए और पोजीशन लीजिए। जब मैंने वहाँ पोजीशन ली, वहाँ पर बीएसएफ की पोस्ट थी और पाकिस्तानी पोस्ट के अंदर बीच में जगह थी और मुझे हुक्म मिला कि आप इसके अंदर रहिए और उनके ऊपर कंट्रोल करिए। लेकिन जब मैं गया वहाँ पर, उन्होंने फायर किया, उसमें जवान जख्मी हुए। फिर 2 दिन के बाद मैंने देखा कि वहाँ कोई उनका फंक्शन था, वो उसमें बिज़ी थे। उन्होंने समझा कि हम फायर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने 2 दिन फायर नहीं किया था, इसलिए कि मेरे जवान अपना मोर्चा तैयार कर रहे थे। और जब हमने मौका देखा तो मैंने पूरा हथियार के साथ और मोटर के साथ फायर किया। उनके ज़ख्मी हुए और उन्होंने जल्दी से सफ़ेद झंडा दिखाया। शायद वो पहली दफ़ा वो होगा कि उन्होंने सफ़ेद झंडा दिखाया और मुझसे उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि आप जो हमारे पे फायर मत करो, हम करें, हम आप पे नहीं करेंगे। मैंने उनको बुलाया नज़दीक बॉर्डर के ऊपर, उनसे बात किया कि आप हमारी फ़ौज पे हमला नहीं करेंगे, फायर नहीं करेंगे और जो आप अपना धार्मिक का या जो भी आप कर रहे हैं आप वो करिए, हम शांति चाहते हैं। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, खुदा का नाम लिया और जब तक हम वहाँ रहे 1 हफ़्ता उन्होंने हमारे पे कोई फायर नहीं किया। इसी दौरान 9 अक्टूबर के आखिर में पाकिस्तान ने अगरतला के नॉर्थ ईस्ट में हमला किया। वहाँ जो एक पोस्ट थी, वो उस पोस्ट के ऊपर जो कि भारत के अंदर पड़ती थी और पीछे पाकिस्तान थी। जब उस पर हमला हुआ तो पहले तो हल्का हमला हुआ कि शायद पाकिस्तानी ज़्यादा फ़ौज नहीं थी, लेकिन जैसे टाइम गुजरता गया देखा कि पाकिस्तानी ज़्यादा फ़ौज ले आए हैं। हमने भी अपनी फ़ौज को बढ़ाया और वो जो उसको बोला जाता है धलाई टी गार्डन, वो काफ़ी ज़बरदस्त हमला था और उसके अंदर हमारी और पाकिस्तान दोनों की अभी कैजुअलिटी हुई थी और अफसर भी इसमें हुए थे। लेकिन जैसे हमारी पलटन ऊपर गई, रिजर्व में थे हम, और जब मुझे जो है सबसे मुश्किल टास्क जो फैक्ट्री थी ढलाई टी गार्डन की, उसको कैप्चर करने के लिए मिला था और मेरी 14 गार्ड को अलग अलग पोस्टों पे हमने हमला किया। उसको देखते हुए पाकिस्तानी विड्रॉ करके थोड़ी सी कैजुअलिटी उनके ऊपर और की और हमारे भी 2-3 ज़ख्मी हुए। और उसके बाद जब हम उसको कंट्रोल कर लिया तो हुक्म मिला कि आप वापस आओ। ये जब हम वापस आए तो पाकिस्तान और भारत के अंदर बॉर्डर के ऊपर लड़ाइयाँ क्या हालात हो गए थे। दोनों तरफ से एरोप्लेन भी, हवाई जहाज़ का भी हमला होता था और आर्टरी का, तोप खाने का, मशीन गनों का भी था। अभी लड़ाई जो है वो किसी टाइम भी अनाउंस हो सकती थी। और इस चीज़ को देखते हुए मेरी पलटन 14 गार्ड को हुक्म मिला कि आप जो है अगरतला के सामने बांग्लादेश के अंदर 5 किलोमीटर एक स्टेशन है गंगा सागर रेलवे स्टेशन। उसके अंदर ऐसा था कि वो रेलवे लाइनों को कंट्रोल करता था और जो कोमिला से ऊपर नॉर्थ की सड़क मेन हाईवे था उसको करता था और जो दूसरे पोस्ट उनको कवर करता था। इस चीज़ को देखते हुए हम 1-2 दिसंबर को इन्फिल्ट्रेट किया, बांग्लादेश में गए और वहाँ जाकर हमने पोजीशन लिया और देखा कि वहाँ पाकिस्तानी बहुत था। और जो हमारा प्लान था ऊपर वालों का कि सवेरे 3 तारीख को उनको हमला करना, तो मैं और मेरे साथ जो पेट्रोल था उसमें कर्नल कोहली थे, लेफ्टिनेंट मल्ली थे, हवलदार गिरधारी था, लास्ट नाइट 10 साहब थे और मेरा ओपी जो था वो दारा सिंह था। जब हमने वहाँ देखा इतनी आदमी है वहाँ पर
और हमारा जो हमला शायद सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि वहाँ पानी है, माइंस लगी हुई हैं। तो लेकिन अब जो हम देख ही रहे थे, तो एक हमने देखा कि पाकिस्तानी एक रेलवे वैगन को रेलवे लाइन के ऊपर देखिए पुश कर रहे हैं। जब वो पुश कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आया, जब ये पुश कर रहे हैं और वहाँ चल रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर माइन नहीं है या बहुत कम है। ये सोचते हुए हमने फैसला किया कि हम इसी रेलवे लाइन के साथ उनके हमला करें। लेकिन ये सिखलाई के बिल्कुल खिलाफ है। आप एक सिंगल फाइल में जाते हो, ये एक खुदकुशी सुसाइडल अटैक होता है। ये किसी पढ़ाई में या नहीं होता, और ना ये अनकन्वेंशनल बैटल बोलते हैं। लेकिन जब हम वापस आए तो हमारे सीओ साहब ने मना किया, ऊपर वालों ने मना किया, लेकिन किसी वक्त जब हम बार बार उसको बोला और दोबारा रखी भी किया, तो हमारे साथ हमारे ट्वाइसी भी थे, मेरी क्षत्रिया, सब मिल के हमने बोला तो वो एग्री कर गए। जब हम और पाकिस्तानी इस हमले का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हम सवेरे 3 बजे मूव किया और रेलवे लाइन के साथ चले, जब मैं बिल्कुल सबसे आगे जो बंकर था पाकिस्तानी उनसे था, उसने पूछा कौन है, तब उनको पता लगा। क्यों? सुबह का टाइम था, अंधेरी रात थी, और जो है वहाँ पर धुंध होने की वजह से कोई हरकत नहीं दिखाई दे रही थी। और ये सब देखा तो मेरे साथ जो जीसीए था सुबेदार होशियार सिंह साहब, उन्होंने बोला बाहर आओ और देखो कौन है। वो समझ गए, उन्होंने फायर किया, होशियार सिंह साहब जख्मी हो गए। मैंने उस टाइम पर, क्योंकि पैरा ट्रेनिंग जो होती थी, मोल्टो कॉकटेल जिसको पेट्रोल बम बोलते हैं आम लग में, निकाला और मैंने बंकर के ऊपर फेंक दिया। बंकर के ऊपर आग लग गई, लेकिन अभी भी अंदर नहीं थी, अंदर फायर आ रहा था। मैंने एक हैंड ग्रेनेड निकाला और बम करके डाल दिया, बंकर उड़ गया। इतनी देर में दो जो पाकिस्तानी जो जख्मी थे वो एमएमजी फायर कर रहे थे। मैं ज़मीन पे लेटा, मैंने क्रॉल किया और मतलब ज़मीन के साथ आगे बढ़ा और उस एमएमजी को खींच लिया। ये देखकर वो भागने लगे और मेरे साथ जो जवान थे उन्होंने फायर किया, उनको मार दिया। इसी दौरान बाएं हाथ से जी फायर आना शुरू हो गया और हमारी एडवांस जो है वो रुक गई। बाईं तरफ जो ब्रेवो कंपनी थी, कैप्टन कोहली के नीचे उनका लीडर था जो लांस नाइक अल्बर्टिका, उसने भी अटैक फायर के अंदर अटैक किया, ज़ख्मी हो गया। उसने पाकिस्तान सेंट्री को मारा, लेकिन फिर भी चलता गया। रास्ते में दोबारा आर्टिफाई ज़ख्मी हुआ, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ वो गया और पाकिस्तानी जो एमएमजी बाएं से फायर कर रही थी उसके अंदर ग्रेनेड डाला और उसको बर्बाद कर दिया। और वो खुद भी उसके फायर आया और वो गिर गया और उसकी डेथ या मौत, शहीद हो गया। अभी हमने हमला किया। ये जो हमला है सिर्फ सरप्राइज लायक नहीं, ये अनकन्वेंशनल है, कभी सोचा नहीं होगा किसी ने। और साथ ही ये हैंड टू हैंड फाइट थी, जैसे आमने सामने की लड़ाई जो चली गई थी। इसमें हमारे जो है 30 आदमी जख्मी हुए थे और 2 अफसर भी और भी जख्मी हुए थे और 13 जवान की डेथ हो गई थी। तो सर इसी बैटल ऑफ गंगा सागर के लिए आपको वीर चक्र मिला? हाँ, इसी लड़ाई के अंदर जो है अल्बर्टिका को पीवीसी था और मुझे जो है वीर चक्र मिला था। और लड़ाई के बाद जो है, जैसे आप सब जानते हैं, लड़ाई एडवांस करती गई और हमें बाकी फ़ौज के साथ हमने मेघना रिवर को पार किया। शायद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेघना रिवर को क्रॉस करने का प्लान नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर जहाँ तक मुझे जानता हूँ, भारत पाकिस्तान पूरी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। वो चाहता था कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश की शर्तों को मान ले, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसलिए भारतीय फ़ौज को मेघना नदी पार करनी। हमने लोकल बोट के ऊपर फायर के नीचे उस मेघना रिवर को पार किया। ऐसे लड़ाई चलती रही। अभी 15-16 तारीख को मुझे हमारी पलटन को हुक्म मिला कि आप ढाका एयरपोर्ट को कैप्चर करेंगे 15-16 रात को, जो टुंगी गेटवे ऑफ ढाका बोलते हैं, वहाँ से पैदल चले। और मुझे हुक्म मिला था मेरी कंपनी को कि आप जो है ढाका एयरपोर्ट को कैप्चर करोगे। लेकिन साथ ही लोगों को पता लगा था कि पाकिस्तानी और भारत फौज जो है अपने में सीज फायर अपने में वो जो है करना चाहती है और पाकिस्तान सरेंडर करने को तैयार हो गई है, जो कि 16 तारीख को है। जब हम
ढाका एयरपोर्ट पहुँचे तब पाकिस्तानी विड्रॉ करना शुरू हो गए थे, लेकिन कुछ रेजिस्टेंस फायर हमारे पे आया, हमने फायर किया, उसमें मेरा एक जवान ज़ख्मी हुआ, हमने उनके 2 जवानों को ज़ख्मी किया और 3 जवानों को मार डाला। 16 तारीख सवेरे जो है हमने ढाका एयरपोर्ट कैप्चर कर लिया और 16 तारीख 4 बजे को पाकिस्तान ने भारतीय फौज का सरेंडर कर दिया। वो था 16 दिसंबर 71। अभी सब जगह शांति थी, पूरे सिविलियन आ गए थे, जोश था, लेकिन लाभ VIP दिल्ली से और बाहर से आने शुरू हुए थे। इसलिए मुझे हुक्म मिला कि 17 तारीख सवेरे कि आप एयरपोर्ट को सिक्योर करोगे, जिससे कि जो लोकल और जो लीडर आते हैं वो सेफ रहे। लेकिन इसी दौरान सवेरे 9 बजे मुक्तिवानी योद्धा एक आया, उसने मेरे CO को बताया कि शेख मुजीब रहमान की फैमिली जो है वो पाकिस्तानी कैद में है और उसको किसी टाइम भी वो मार देंगे, तो उनको इस सरेंडर के बारे में कोई खबर नहीं है। लेकिन उस वक्त जो है क्योंकि सरेंडर हो चुका था, सब ने आराम से लिया कि नहीं ये ठीक हो जाएगा। और मेरे CO ने बोला, और मैंने भी शायद इसको बहुत सीरियस नहीं लिया था, और मैं सिर्फ 2 जवानों को लेकर और उस गाइड को लेकर मुक्तिवानी को मैं उस धन मंडी जहाँ वो उन कैद थे उधर निकला। जब मैं उसके पास पहुँचा तो देखा वहाँ काफ़ी भीड़ थी, मीडिया के लोग थे, मुक्तिवानी के लोग थे और अब फोटोग्राफर और दूसरे काफ़ी थे, सिविलियन भी थे। उन्होंने मुझे रोक दिया, उन्होंने बोला आप आगे मत जाओ, ये फायर कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि कैसे, मेरे आगे ड्यूटी थी। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे दिखाया, आगे जब जाने लगा एक गाड़ी में गोलियां लगी हुई हैं, वहाँ एक डेड बॉडी है, वो लीड डॉक्टर थी लेकिन वो मीडिया का काम भी करती थी। अभी मैंने सोचा कि अगर मैं अपने सीनियर्स से बात करूँगा तो मुझे कई बातें पूछेंगे और अगर वो फौज तैयार भी हो जाएंगे और आर्मी आने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा और जो अंदर है उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। और दूसरा, अगर मैं हमला करता भी हूँ तो अंदर जो जेल बंद है छोटे से घर के अंदर, उनकी जान को खतरा है। मेरे साथ 2 जवान थे, अगर हमला करना चाहो वो नहीं हो सकता, साथ लेके जाऊंगा तो अंदर वालों की जान को खतरा है। इसलिए मैंने अपना सोचा कि मैं अपने विश्वास से और अपने गट्स ऑफ विट्स जिसको बोलते हैं, हिम्मत से उनको मैं कराता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन इसमें मुझे बहुत रोका गया क्योंकि अभी 15 मिनट पहले ही, थोड़ी देर पहले उन्होंने फायर किया और जो भी जाता था उधर फायर करते थे। मैंने अपना हथियार उन 2 जवानों को दिया, बोला आप यहीं रहिए। जब मैं आगे गया, रोकने को बड़ा दिखा, लेकिन मैं चला आगे। जो गाड़ी में डेड बॉडी उसके पास खड़ा और मैंने बोला कोई है, कोई जवाब नहीं था। 2 बार बोला, कोई नहीं था। मैं आस्ता आस्ता आगे बढ़ा। मैं जब गेट के पास पहुंचा तो पाकिस्तानी में 12 आदमी थे, एक सेंट्री था, उसकी राइफल थी लोडेड, ऊपर कमांडर था, 2 जवान थे, पीछे और मोर्चे थे, उसमें तकरीबन 12 आदमी उसमें थे। और मुझे उन्होंने पंजाबी में बोला रुक जाओ नहीं तो हम गोली मारेंगे। क्योंकि मैं पंजाबी, तो मुझे भी पंजाबी समझ आती थी। मैंने भी पंजाबी में उनसे बात की, उनसे बताया कि मैं भारतीय फौज का अफसर बिना हथियार के यूनिफॉर्म में पूरा ढाका पार करके आया हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है आपको जानने के? लेकिन वो चीज़ मानने को नहीं थे क्योंकि वो कम्युनिकेशन नहीं था, जो था वो टूट गया था। कोई तो उनको कोई खबर नहीं थी इस चीज़ के बारे में। लेकिन वो काफ़ी जोर थे। कमांडर ने उनके अपने जवानों को वेपन लोड करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन इसी टाइम मैंने उनको समझाया और एक इंडियन हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ा। जब जा रहा था मैंने बोला वो देखो भारतीय हेलीकॉप्टर, कभी आपने देखा है भारतीय हेलीकॉप्टर ढाका के ऊपर? ये आपके लिए बताने के लिए काफ़ी है। उन्होंने मुझे डराने के लिए एक गोली जो लोग छत के ऊपर कुछ थे उनके ऊपर मारी, या मेरे मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक गोली मेरे सिर के ऊपर से उन्होंने उस मारी कि मुझे डराने के लिए। लेकिन मैं वहाँ खड़ा रहा, मुझे मालूम था कि ये जो कार्रवाई है, जब तक मैं इनके ऊपर साइकोलॉजिकली और हिम्मत से नहीं जीतूंगा तो ये जो आदमी अंदर हैं, जो फैमिली, उसकी जान खतरा, वो उसको भी मार देंगे। इसी दौरान मैंने उनको बोला कि आपकी फैमिली पाकिस्तान में है,
वो आपको बिकना चाहती है, और अगर आप देर करेंगे तो मुक्तिवानी या भारतीय फौज आएगी, वो आपको मार देगी, आपको आपकी डेड बॉडी भी जो है वो नहीं मिलेगी। तो कुछ ये मैंने कई 2-3 दफ़ा कई और बातें भी की। ये मेरी बात उनसे तकरीबन आधा घंटा तक चली। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा हम अपने अफसरों से बात करेंगे। अंदर से आवाज़ आई, जो शेख मुजीब रहमान की जो मिसिस, उनको बंगमाता बोला जाता है, वो थी शेख हसीना जी थी। उन्होंने बोला कि इनका विश्वास मत करो, ये कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी फायर कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को जानता था, लेकिन मैं उनकी तरफ ना देखकर कमांडर की तरफ देख रहा था। उस टाइम पर शायद मुझे कहना बहुत मुश्किल है, जो सेंट्री गेट पर था उसकी राइफल का बैरेट, जो राइफल के आगे चाकू लगा था, वो मेरी बॉडी को टच कर रहा था और वो कांप रहा था। क्यों? शायद उसने कभी भी भारतीय फौज का जवान जो अफसर नहीं देखा। लेकिन मैंने कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं किया जिससे कि घबराहट हो जाए उसको। मैं उनके लीडर जिस छत पे था, छोटा सा घर था, तकरीबन 200 गज का सिंगल स्टोरी मकान, बंकर थे ऊपर। मैंने आस्ता सा राइफल जो था उसको बॉडी से थोड़ा सा अलग किया, कहीं घबराहट में ट्राइगर ना दब जाए। और जो लीडर था उससे मैं बात करता रहा, और यही बात मैंने उसको बोली कि अगर आप नहीं आओगी, भारतीय फौज पहुंचने वाली है और आप मुझे एक को मारोगे, लेकिन आप जो इधर 10-12 आदमी हैं उन सबको मार देगी, वो कोई भी फैमिली के पास नहीं पहुंचेगा। 2 बार किया। फिर उनको मैंने बोला, मैं फौजी आर्मी, भारतीय फौज का अफसर, आपको प्रॉमिस करता हूँ, वायदा करता हूँ कि आपको मैं आपके हेडक्वार्टर तक सही सलामत पहुँचा दूँगा, जिससे आप पाकिस्तान बाद में जा सकते हैं, फैमिली को मिल सकते हैं, और आपके बच्चे जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं वो देखेंगे, नहीं तो आपको वो भूल जाएंगे टाइम के साथ। ऐसे मैंने 2-3 दफ़ा उनको बोला, और तब तक वो थोड़े नरम हो चुके थे, क्योंकि शायद उनको भी इस चीज़ का रियलाइज़ किया होगा, और आस्ता आस्ता तो वो सरेंडर करने को तैयार हो गए। लेकिन राइफलें और गन LMG वगैरह वो सब लोडेड थी, मुझे मालूम है, और दुश्मन का कोई भरोसा नहीं होता। मैंने बोला अपने हथियार वहीं छोड़ो और आप नीचे आ जाओ। वो हथियार वहीं छोड़ के नीचे आ गए। जब नीचे आए, मैंने गाड़ी को बुलाया, फौजी ड्राइवर था, मैंने बोला कि आप इनको हेडक्वार्टर में छोड़ के आओ। और उनके मैंने शर्ट जो थी, मेरे पास सिविल शर्ट होती थी, वो जो है उसको लाई, जिसे मुक्तिवानी रास्ते में पहचान ना ले और कोई कार्रवाई ना करे। अभी वो राइफल और सेंट्री काप जो रहा था उसको मैं हटा दिया, उसको भी मैंने सरेंडर कर दिया। बोला राइफल तुम यहीं रख दो। राइफल उसने वहीं रख दी और वो किया। अभी जब वो गाड़ी में बैठे, मैं घर का दरवाज़ा खोला और बोला कि दरवाज़ा खुल गया, आप आ जाओ। इतनी में बांगो माता बाहर निकली, शेख हसीना जी भी निकली साथ। शेख हसीना जी ने पहले तो बंगबंधु माता ने मुझे गले में लगाया और बोला, आपको खुदा ने भेजा है हमको बचाने के लिए, आप मेरे बेटे समान हैं। शेख हसीना जी थी, उन्होंने उनको एक मिस्टर खोखा, वहाँ जो बांग्ला मुक्तिवाहिनी और बंगबंधु के एड थे, उन्होंने बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग जो है हसीना जी को दिया। हसीना जी ने मुझे वो फ्लैग दिया और बोला कि आप इसको छत के ऊपर लगा दो और पाकिस्तान झंडा हटा दो। मैं छत पे गया और पाकिस्तान झंडा नीचे फेंक दिया और बांग्लादेश का झंडा ऊपर लगा दिया। शायद मुझे बोला गया कि आप पहले अफसर हैं, इंसान हैं, जो कि बांग्लादेश का देश इतने महान आदमी के घर के ऊपर आपने लगाया है। और जो पाकिस्तानी झंडा मैंने नीचे फेंका था, उसके ऊपर बंग माता ने पाँव रखा और बोला जय बांग्ला, और सब जय बांग्ला हो गया। इस प्रकार उस फैमिली को छोड़ा गया। इसमें जो ख़ास चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके थोड़े देर बाद मेरी पलटन को हुक्म मिला कि आप बाहर वापस जाओ, आप मिज़ोरम से आए थे। लेकिन शेख मुजीब रहमान जो कि पाकिस्तानी कैद के अंदर थे, तब वो छूट गए थे। उन्होंने बोला कि वो उस अफसर मेजर शोकतारा को मिलना चाहते हैं जिन्होंने उनकी फैमिली को बचाया। तो मुझे वहाँ पर रोका गया, और जब
वो 10 जनवरी 72 में ढाका में आए, तो 12 जनवरी 72 में उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया और मेरे साथ जो है उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया था, ब्रेक खाया और मुझे बोला आप मेरे बेटे समान हैं और आपके साथ फ़ोटो ले लूँ, मैं आपकी फ़ोटो अपने घर में लगाना चाहता हूँ। ये फ़ोटो उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ ली और ये फ़ोटो जो है सिर्फ घर में नहीं बल्कि बंगबंधु जो नेशनल म्यूज़ियम है उसके अंदर भी लगाई गई थी। और उसके बाद जो है 24 मुझे हसीना जी ने बुलाया और जो भी कुछ गिफ्ट दिए और 24 जनवरी 72 में मैं ढाका छोड़कर वापस दिल्ली छुट्टी घर आ गया। तो ये आपने जो कहानी बताई हमें बहुत ही रोमांचित करने वाली है और मैं समझता हूँ रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि कैसे आपने बिना हथियारों के अपने साहस के बल पे, अपनी बुद्धि के बल पे पाकिस्तानियों को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया और आपने बंगबंधु के घर पे बांग्लादेश का पहला झंडा वहाँ पर लहराया। ये बहुत गर्व की बात है और बांग्लादेश आज़ाद हुआ। पर आज बांग्लादेश फिर से एक ऐसे मुकाम पे है जहाँ पर शेख हसीना जी को अपना ख़ुद का बांग्लादेश जिसको उन्होंने बनाया, मुजीबुर रहमान साहब ने बनाया, वो संस्थापक हैं, उनको देश छोड़ के जाना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। तो ये हालात कैसे हुए? क्या आपको लगता है कि जब आपने वो मंज़र देखा था और आज का मंज़र है? देखिए ऐसा है, पहले तो मैं बताऊँ जब शेख हसीना जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी उसके बाद तो 2012 में मुझे ढाका बुलाया गया था। आपको हाईएस्ट बांग्लादेश का अवार्ड मिला और मुझे जो बांग्लादेश का हाईएस्ट अवार्ड है फ्रीडम लिबरेशन वॉर ऑनर उन्होंने दिया था। साथ ही प्रेसिडेंट बांग्लादेश ने भी खड़े होकर उस चीज़ को ऑफ़र किया था। और उसके बाद जब भी शेख हसीना जी आई तो हमेशा मुझे बुलाया गया और एक बार मोदी जी के साथ भी जो मानकशाह हॉल में म्यूज़ियम उधर लगाया गया वहाँ भी पहचानी। उन्होंने खुद जो है मोदी जी को बताया कि कैसे जो है इन्होंने उस चीज़ को किया जो अनबिलीवेबल है। और मोदी जी ने फ़ोटो में मुझे बुलाकर, मेरी वाइफ मेरे साथ थी आभा, उनको बुलाकर जो है फ़ोटो ली खास बता के। उसके बाद जब मानकशाह हॉल में मिनिस्टर बांग्लादेश के थे, आर्मी के भी थे, सिविल लीडर भी थे, डिफेंस मिनिस्टर दोनों के थे, तो उन्होंने खुद मोदी जी ने पहले तो मुझे खड़ा किया जो पब्लिक मुझे पहचान जाए और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने जो है इस फैमिली को बचाया था जो आज सामने शेख हसीना जी बैठी हैं। तो मुझे काफ़ी इन्होंने इज्जत दी और शेख हसीना जी के दिल में कोई एक कम्युनल ग्रुप का कोई कभी नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने देखा है उनकी फैमिली वो और जाम छान और पीपल ऑफ बांग्लादेश किस प्रकार सफ़र किए और आज़ादी के लिए सब धर्म के लोग उसके अंदर हिस्सा लिया। तो उनकी सोच जो है बांग्लादेश के ऐसे लीडर की है कि जो बांग्लादेश के जो लोग हैं चाहे कोई किसी भी धर्म के, उनकी जो है प्रोग्रेस, उनके इम्प्रूवमेंट उसके ध्यान में है। लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ रिलीजियस पार्टीज जो इस चीज़ को नहीं देखना चाहती, वो अपना मतलब है, उनको बांग्लादेश से मतलब नहीं है। तो इसीलिए जो आज बांग्लादेश में है उसका जो शुरू हुआ है क्योंकि मैंने जैसे बताया कि शेख हसीना जी के जो एक न्यूट्रल, ठीक है, उसके ऊपर नहीं था। उनको जो है तो पाकिस्तान को ये था कि हमारा ईस्ट पाकिस्तान क्या है, जो इस्लामिक ISI और इस्लामिक कंट्री थे कि वो इसको इस्लामिक कंट्री ही देखना चाहती थी। दूसरी कंट्री भी थी और एक जो बिग पावर जो है हिंदुस्तान दुनिया के अंदर, उसको भी अपना इससे कुछ मार्टिन आइलैंड से या दूसरे से इंटरेस्ट था। उन्होंने मिल के जो है इसके अंदर ये कार्रवाई की है जिससे कि वो अपना जो हो
रिलीजियस और पॉलिटिकल जो है और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो है उसको बना के रखे। तो आप तो शेख हसीना और उनके परिवार के बहुत करीबी हैं, और जब वो डिपोज हुई, परहैप्स व्हेन शी हैज़ टू एस्केप फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, तो मेरे ख्याल से उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि देयर वाज अ वाइट मैन हु वांट्स टू चेंज द गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहता है। वो उन्होंने बताया कि वो वहाँ पर एक एयर बेस बनाना चाहता है वो देश, और उसके साथ साथ वो एक क्रिश्चियन देश भी बनाना चाहता है, भारत के एक छोटे हिस्से को तोड़कर और बांग्लादेश के चित्तगोंग वगैरह के इलाके को लेकर, जिसका उन्होंने विरोध किया। जो आपने बोला वो ठीक है, पब्लिक को भी पता है कि इसके पीछे, जैसे मैंने बोला, कि मेजर फोर्सेस हैं जिनका अपना इकोनॉमिकल, मिलिट्री, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, और वो इस इंटरेस्ट को मेंटेन नहीं कर सकते जब तक कि वो इस्लामिक या एक्सट्रीमिस्ट लोग उनको अपने साथ मत लें। और इस्लामिक कंट्रीज, आईएसआई, इस्लामिक टर्की, ये जो हैं, इनको अपना इंटरेस्ट है कि अपने जो फेथ है उनका, जिसमें बिलीव, उसको लेके आए, और जिससे कि भारत जो है, इंडिया जो है, एक वीक रहे और थ्रेट रहे उसके अंदर, उसका इकोनॉमिकली और मिलिट्री उसको कमज़ोर करने के लिए। तो ये जो रिवोल्ट हुआ है, ये सिर्फ पब्लिक का नहीं है, पब्लिक बाहर से भी कई स्टूडेंट्स हैं, बाहर से लोग, ये बाहर के लोगों का इसमें ज़्यादा हिस्सा है। मैं तो कहूँगा कि 90%, अगर 100 नहीं है तो ये बाहर की ताकतों का है। और जो 10% जो अपोजिशन पार्टी होती हैं, या जो भी बांग्लादेश की आज़ादी भी रिवोल्ट के साथ हुई है और काफ़ी खून बहाया, कई अब धर्म और दूसरे भी हैं, उन सब के साथ हुई है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत और बांग्लादेश एक ब्रदरहुड, एक ऐसे नेशन बन जाए जिससे वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर स्ट्रांग हो जाए। और भारत भी चाहेगा कि अभी बांग्लादेश और भारत जो है आपस में एक हो और दोनों का प्रोग्रेस। इसीलिए शेख हसीना जी, देखो, जब बांग्लादेश छोड़े तो भारत ने उनका वेलकम किया, कि वो भारत जानता है कि शेख हसीना जी के होते हुए बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक गवर्नमेंट आ सकती है, और बांग्लादेश को या शेख हसीना जी को भी भरोसा है कि भारत उनको इस चीज़ में मदद करेगा, जिससे कि दोनों कंट्री की प्रोग्रेस हो सके। लेकिन जैसा आपने बताया कि अभी जो है, अभी जो गड़बड़ हुई है, हो रही है बांग्लादेश के अंदर जी, उसमें जो टर्की है, टर्की का भी जो है फेडरेशन यूथ वो आया हुआ है, जो उसके इंटरेस्ट करता है। इसके अलावा इस्लामिक ग्रुप जो है वो भी आए हुए हैं, और अभी उन्होंने एक मैप वहाँ पर डिस्प्ले किया है बांग्लादेश के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने उसको, जो टर्की वाले हैं, जो इस्लामिक ग्रुप है उधर, जो पाकिस्तान के प्रो हैं, उसने उसको बताया कि सल्तनत बांग्लादेश उसको बनाया। और जो टर्की वाले यूथ हैं, उन्होंने उसको बोला है ग्रेट बांग्लादेश। और इसके अंदर उन्होंने भारत के भी कुछ हिस्से को शो किया है मैप के अंदर, जिससे दादे कि वो बताना चाहता है कि हम भारत के भी ले सकते हैं। तो ये जो सब है इसीलिए है क्योंकि अभी जो वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिकल चल रहा है, उसमें भारत स्पेशली सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में बहुत इम्पोर्टेंस लेता है और ताकतवर है, नंबर लेता है। और अगर बांग्लादेश उसके साथ हो जाए और डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाए, तो दोनों का सिर्फ मिलिट्रली नहीं, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी वो जो है स्ट्रांग हो जाएंगे, जो उनको सूट नहीं करते जी। तो देखा जाए तो उस वक़्त जब 1971 वॉर हुई, उससे पहले पाकिस्तान की जो कहानी थी कि ईस्ट बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए, मुजीबुर रहमान साहब अवामी लीग बहुत बड़े मार्जिन से जीती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान
उसको मान नहीं रहा था। जनरल याह्या खान, उन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया और रज़ाकर्स, अल-बद्र और अल-शम्स जैसे जो रिलीजियस फैनेटिक ग्रुप्स थे उनको काम पे लगाया। और उन्होंने जो ईस्ट बांग्लादेश में जहाँ बंगालीज़ हैं, बिहारी हैं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए, उनको बुचर किया, उनको रेप्स किए। और मैं समझता हूँ ये कहानी एक तरह से आप मानते हैं कि जो पहले की कहानी जब 71 वॉर शुरू हुई और अब की कहानी में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि तब भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की आर्मी उस सब के पीछे थी और जीनोसाइड किया उन्होंने। 10 लाख लोगों को भारत, आई थिंक 1 करोड़ लोगों को जो रिफ्यूजीज़ बन के भारत आना पड़ा और लगभग 30 लाख लोग बांग्लादेश में ही डिस्प्लेस हो गए। 3 करोड़, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 3 करोड़ लोग। देखिए, जैसे आप बहुत बताया, मैं आपसे पूरा एग्री करता हूँ। ये सब वर्ल्ड पावर के अंदर है और जो बेस इसका है वो है, जैसा शुरू से ही लड़ाई जो हुई है वो इस्लामिक जो है और मिलिट्री पावर के लिए। अभी आप देखिए, इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हुआ है। पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है इशक दार, वो बांग्लादेश में आया है। जितना भी आपने बताया ये उसकी एक झलक है। ये भी वही जो मतलब है, जो पर्पस है, जो एम है, और बांग्लादेश को कैसे अपने अंडर कंट्रोल करना है और कैसे उससे हेल्प लेनी है, और भारत के लिए क्या क्या प्रॉब्लम करनी है, और जो कंट्री उनको मदद कर रही है अमेरिका, चाइना है, अमेरिका है, जो उनके साथ कैसे वो उस एक फॉरेन मिनिस्टर है इस हालत के अंदर, ये साबित करता है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन से लोग हैं। तो वो वाइट मैन तो अमेरिकन था, ये तो सबके सामने आ गया। पीछे जो है एक्सट्रीमिज्म है, इस्लामिक है, और दूसरी वर्ल्ड पावर का है। 2 मेन चीज़ें हैं, बाकी साथ में। जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान ने अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा। पाकिस्तान ने अपने आप नहीं भेजा होगा, उसको भेजा गया होगा वो पावर जो इस चीज़ को करती है, जिसने भारत के अंदर अपना अभी एम्बेसडर बदली किया है, और वो एम्बेसडर बहुत नज़दीक है उसके प्रेसिडेंट के साथ, काफ़ी पुराना है, उसके साथ है, यंग है, 38। और आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन अमेरिका के एम्बेसडर गौर है, और उसको सिर्फ एम्बेसडर नहीं भेजा, आप उसको समझने की कोशिश करिए। उसने उसके साथ जो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया को सुपरवाइज लिंक करने के लिए भी भेजा है। मतलब उसके अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आता है। तो साफ ये क्लियर है, क्यों अभी रशिया, चाइना और इंडिया, इनका आपस में तालमेल बन रहा है। वो नहीं चाहता इस चीज़ को, वो डोमिनेट करता है। उधर से जो बलूचिस्तान है वो भारत के साथ है, वो तो ये पॉलिटिकल पावर चल रही है। और इसके जो मेन 2 रीज़न है जो मैं सोचता हूँ, एक तो इस्लामिक है, उसको आप जिस नाम से किसी को ले, जो भी कंट्री है, जो पीपल है, इनके साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा जो है एक इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर का वो है, वो जो पावर इसके भी वो उस चीज़ को चला रही हैं, और जिसमें कि तो जियो पॉलिटिक्स के लिए ये रिलीजियस ग्रुप्स का सहारा ले रहे हैं। चल रही है उस चीज़ के ऊपर कि थर्ड वार का और ये वो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन पावर्स के अंदर है, वो नहीं चाहते कि भारत और बांग्लादेश एक हों। अगर भारत और बांग्लादेश एक हो जाते हैं तो इकोनॉमिकली कुछ हद तक, मिलिट्री आल्सो, वो डोमिनेट करती हैं साउथ ईस्ट एशिया को। वो नहीं चाहते साउथ ईस्ट एशिया को, ये कंट्री जो है खुद भी डेवलप हो, खुद भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, और साउथ एशिया की तरफ जाए, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, ये चीज़ को देखते हुए वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं भारत और बांग्लादेश की। और उसके पीछे जितनी भी कार्रवाई हो रही है, चाहे इस्लामिक है, चाहे पावर वाली है, वो इस चीज़ को लेकर
कर रहे हैं इससे साउथ एशिया की तरफ। इससे पहले में भारत के ऊपर क्या ख़तरा हो सकता है, ख़ास करके जो चित्तगोंग हिल्स वाला एरिया है, चिकन नेक वाला एरिया है, उस पे मैं आऊँ, मिलिट्रली क्या ख़तरा हो सकता है। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी बांग्लादेश में ट्रायल शुरू हो गया है। शेख हसीना जी के बारे में कहा जाता है कि जो 5 अगस्त को वहाँ से भाग के आई, 2024 में भारत में शरण ली, तो वहाँ पर 1400 स्टूडेंट्स का नरसंहार का उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने मरवाया है इन स्टूडेंट्स को, गोलियां चलवाई हैं इनके ऊपर। क्या आपको लगता है ये षड्यंत्र है, ये इसके पीछे बड़ी पावर्स हैं? वो तो कहते हैं कि कुछ टेप्स भी उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, कुछ फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड किए हैं, पर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है कि अवामी लीग, शेख हसीना की पार्टी का ही कोई नुमाइंदा, कोई उनका बहुत करीबी दूसरे ग्रुप से मिल गया हो, जो ये वर्ल्ड पावर हैं, जो पाकिस्तान है, या जो रिलीजियस फैनेटिक ग्रुप्स हैं? क्या आपको लगता है ये बड़ा षड्यंत्र है शेख हसीना के? देखिए, जैसा भी आपने बताया, जब कोई गलती करता है या ऐसा काम करता है, वो अपने को नहीं ब्लेम करता, वो दूसरे को ब्लेम करता है। तो ये जो है, क्योंकि मेरा मिलाप है दोनों तरफ, थोड़ा जो भी बात होती है, जब मिलाप होता है, जब बातचीत होती है, उससे जाहिर होता है साफ कि ये जो भी ये पेपर में आता है या बताते हैं, ये षड्यंत्र है। जैसे मैंने बुलाया, उन पावर का और इस्लामिक कंट्री का एक मकसद है, वो ये कि बांग्लादेश को वो अपनी तरफ बनाना चाहते हैं। शेख मुजीब रहमान का क्यों असैसिनेशन हुआ, वो इसीलिए हुआ था क्यों कि वो बाकी मुल्कों के अंदर भी करना चाहता था, बांग्लादेश को डेवलप करके। वो एक पर्टिकुलर फेथ रिलीजन को नहीं इम्पोर्टेंस दे रहा था, वो जो बांग्लादेश की डेवलपमेंट है उसकी तो देख रहा था। उसके बाद बीच में जो भी आए, वो पता है क्या, वो एंटी इंडिया था और कैसे कार्रवाई की, ये इंडिया की वजह से कर रहे हैं। अभी शेख हसीना अगर नहीं आती तो इसका भी असैसिनेशन हो गया होता इनकी पूरी फैमिली का, बिकॉज वो नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम है, जैसे मैंने बोला, कि इनकी फैमिली और ये किस तरह से शेख मुजीब रहमान बड़ी यंग एज से बांग्लादेश के लिए या बांग्ला लैंग्वेज के लिए वो लड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये सब वो इस फैमिली को ही एलिमिनेट कर देना चाहते हैं, वो हिस्ट्री से हटा देना चाहते हैं, जिससे कि कभी भी कोई फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर में उनको ये मत दे कि ये बांग्लादेश की आज़ादी और इसकी डेवलपमेंट के लिए है। तो ये जो भी ये जो रूमर फैलाए जाते हैं, वो इसीलिए कि वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो या रिपब्लिक कंट्री हो, और सब जो रिलीजन है उसमें सेम राइट, सेम जैसे भारत के अंदर है वैसे हों। तो कर्नल तारा, अभी हम देख रहे हैं कि चिकन नेक और जो चित्तगोंग हिल है, मिलिट्रीली बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और जिस तरह से अभी बांग्लादेश जो है वो बहुत वोलेटाइल है, वहाँ पर इतनी फॉरेन पावर्स एट प्ले हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उस एरिया में ऑपरेट कर चुके हैं एज ए फ़ौजी, आपने बहुत ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं। 1971 में आप तो वीर चक्र अवार्डी हैं, इंडिया का तीसरा हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, वॉर टाइम अवार्ड है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? देखिए, जो ये चिकन नेक का एरिया है, मैं इसमें सर्विस कर चुका हूँ, और बेसिकली बंगाल और सिलीगुड़ी के बीच का ये एरिया है, और यहाँ रेलवे लाइन है, दूसरी है। अभी अगर बांग्लादेश सिलीगुड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम करता है जी, या चाइना कोई करता है, तो उससे बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश को कमज़ोर किया जाए और स्ट्रांग किया जाए एंटी इंडिया। अगर भारत कोई कार्रवाई करता है तो मानी बात है, जो भी लीडरशिप आती है या आएगी या पब्लिक है, वो भारत के अगेंस्ट हो सकती है। अभी जहाँ चिकन नेक की बात है, इधर से फीडिंग होती है पूरी ईस्ट इंडिया को, सिलचर, असम, मेघालय, 7 सिस्टर्स। हाँ, लेकिन अगर भारत को किसी हालत में इन द वर्स्ट सिचुएशन, क्यों, भारत
बांग्लादेश को एक स्टेबल गवर्नमेंट दिखना चाहता है, जिससे दोनों का आपस में इकनॉमिकली मिलिट्री जो है एक, और जो पब्लिक है उनका आना जाना बने। क्यों, भारत में भी काफ़ी बंगाल के लोग रहते हैं। अभी अगर चिकन नेप पे बांग्लादेश कार्रवाई करेगा तो उससे तकरीबन 60 किलो या 100 किलोमीटर नीचे साउथ में एक जगह है रंगपुरा, और उसके अपोजिट मेघालय आता है। जो कॉरिडोर है दिस अबाउट 60 किलोमीटर। उस इंडिया जो है इमीडिएटली उसको करेगी और यूज़ करेगी, और जो नॉर्थ में बाकी चिकन नेक के बाद एरिया है वो सब भारत के पास आ जाएगा, यानी कि बांग्लादेश ऊपर से कट जाएगा। अगर भारत ऊपर से नहीं काटना चाहता तो दूसरी जगह जो है कॉरिडोर वो है त्रिपुरा से नीचे साउथ में चिटागोंग पोर्ट, जो सिर्फ 20 किलोमीटर है। अगर भारत उसको त्रिपुरा के तो काटता है तो जो ये हिली एरिया है चिटागोंग में, ये पूरा कट ऑफ हो जाएगा। और चिटागोंग हिल से भारत को कॉरिडोर मिलता है चिटागोंग, मिजो, मणिपुर, इम्फाल, बर्मा, ओल्ड है, म्यांमार बोलते हैं, और थाईलैंड। वो इकनॉमिकली भारत को चिकन नेक से भी अच्छा है, क्यों उससे आसानी के साथ भारत जो है सिर्फ नॉर्थ इंडिया को नहीं बल्कि थाईलैंड जो उससे ओशन से बिजनेस है वो इकनॉमिकली वो कर सकता है। और साथ में सी है उसमें उनको आसानी हो जाती है। तो ये है ज़मीन से, और एक आधा और भी हैं, लेकिन ये मेन ज़्यादा वो थ्रेट क्यों कर सकेगा। और बांग्लादेश भारत और म्यांमार के अंदर ऑलरेडी एक कॉन्टैक्ट हो चुका है कि मणिपुर से बर्मा या म्यांमार से होते हुए थाईलैंड तक जो रोड बनने का हो गया है कार्रवाई शुरू। अभी तीसरा जगह है जिससे कि जो मार्टिन आइलैंड या बांग्लादेश का जो सी का बिजनेस है उसको खतरा हो सकता है और भारत को लाभ हो सकता है। वो है कलकत्ता से सिटव्यू पोर्ट है, सिटवे पोर्ट, हाँ वो है इसके अंदर रखाइन स्टेट है जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर वेस्ट की तरफ पड़ती है बर्मा के साथ। वो उसमें 90% बुद्धिस्ट है जी, और वो प्रो इंडिया है। और जो ये सिटवी पोर्ट है ऑलरेडी इंडिया उसको मेंटेन करती है। और अभी तो जो म्यांमारी जुंटा, मिलिट्री जुंटा है तत्मादाओ, वो भी काफ़ी हद तक इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। तो अभी ये तो सिटवी है, आगे करते हैं। अच्छा, अभी सिटवी और बर्मा के अंदर जो एक है अरकान आर्मी, अरकान आर्मी। अच्छा, अरकान आर्मी जो है वो ऑलरेडी मार्टिन के अंदर उन्होंने तंग किया है। वो बांग्लादेश में को भी बॉर्डर पे काफ़ी उसको नुकसान पहुंचा रही है। तो अगर वो करेगा तो भारत के अरकान आर्मी है। और दूसरा क्या है कि जो इंडिया, ये अरकान आर्मी इज़ नॉट फेवर ऑफ चाइना। एक पोर्ट है नीचे जो चाइना इंडियन ओशन में डालती थी, वो अभी अरकान वालों ने उसके ऊपर हमला किया, उसको डिस्टर्ब किया है जी। अच्छा, तो चाइना जो है इसको सपोर्ट करता है रखाइन स्टेट को। तो ये पॉलिटिकल ऐसे है। लेकिन जो भारत अभी क्या कर रहा है, एक कलादान प्रोजेक्ट बना रहा है जी। ये कलादान जो रिवर है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ये जो है सिटवी पोर्ट से जो रिवर स्टार्ट होता है, सिटवी पोर्ट से तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर है।
वो बाई रोड निकल के उसके बाद ये रिवर स्टार्ट होता है। और ये रिवर जो है मिजोरम मणिपुर उस तरफ जाता है, और लेकिन वो थोड़ा सा ड्राई लैंड पहले आती है, उसमें रिवर है। और ये जाने से क्या है कि पूरा जो है वाटर वेज जो है आपका ईस्ट के अंदर आपका सामान पहुँचा देता है बांग्लादेश को। ये बॉर्डर टच करता है बांग्लादेश का। तो भारत को फायदा है, लेकिन फ़ायदे के साथ वो ये भी देखता जाता है कि बांग्लादेश जो है उसके अंदर एक बीमारी या ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए कि इतने बड़े बिजनेस के अंदर वो उसको तकलीफ हो जाए। तो इसके मद्देनज़र अगर हम देखें तो अभी मणिपुर में जो हालात हैं, जो इतनी अनस्टेबिलिटी पैदा की जा रही है, मणिपुर में इतनी वायलेंस हमारे खुद के मणिपुर के अंदर, तो वो क्या इसी बांग्लादेश के एपिसोड से जोड़ के देखें हम? नहीं, वो ऐसा नहीं है। ये क्या है जो बड़ी बेज में जानता हूँ, मैं सर्च भी किया है, ये मोर पॉलिटिकल है। और टाइम के साथ जैसे हर जगह ये जो फेथ है उसके अंदर डिफरेंस आ चुका है, और बाहर वाली पावर करती है। अभी कई साल पहले जैसे मिजोरम था वो इंडिपेंडेंट मांगता था, नागालैंड अपना आज़ादी मांगता था, लेकिन टाइम के साथ वो समझे भारत के हिस्सा हो गए। अभी मणिपुर के अंदर क्या है, इम्फाल के अंदर जो मणिपुर के वो हैं फेथ, मैं नाम नहीं लूँगा, और दूसरा एक और फेथ है जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर बिलीव करता है। जी मैं बता देता हूँ, मैती जो हैं वो हिंदू होते हैं, और कुकी जो हैं वो चाहते हैं कि उसको अलग से एक स्टेट बनाया जाए, वो करे। तभी उनका जो लीडर है मिजोरम में गया था, क्योंकि मिजोरम क्रिश्चियन है, लेकिन भारत के लीडरों ने समझा दिया उसको ऐसा मत करो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो उस चीज़ को आप कट ऑफ कर दो। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों है, ये क्रिश्चियनिटी की प्रॉब्लम क्यों है, ये क्योंकि ये जो कुछ इसमें से बर्मा के अंदर भी हैं। प्रॉब्लम क्या हुई, ये 1953 के अंदर फ्री हुए हैं। ये तब तक ब्रिटिशर्स ने इनको रूल किया था। तो जब ये हुए उसके आगे लैंड भी है जब खेती होती है, सब वो राइस की और दूसरी खेती का है, वो ट्राइब्स को दिया गया था। चिमनम और दूसरे ट्राइब्स वहाँ पर है, वो इनको दिया गया था। ये क्यों इंग्लिश, तब तक इंग्लिश प्रेशर था इनके ऊपर। 53 में जब इंग्लिश छोड़ा तो तब से इनके दिमाग में ये डाला गया है, क्यों पावर चाहती हैं, जो बिग पावर है वो भी चाहती है, क्यों कि अगर उनकी फेथ का आदमी रहेगा तो ये एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया को कंट्रोल कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो उस हालत के अंदर से पैदा की गई है, और बाकी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, वो उसको जैसा कर रहे हैं वो आपको पता है, मुझे भी पता है। सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो हमारे सभी साथी लोग भी चाहते हैं जानना, कि आपने अपना आर्मी का करियर कैसे शुरू किया था? आप पहले एनसीसी में थे, थोड़ा आप बताएं हमें, जो हमारे यंगस्टर्स, आज के यंगस्टर्स हैं, वो समझ पाएँ कि कैसे आर्मी ज्वाइन करना है और कितना ज़बरदस्त करियर है, और एनसीसी क्या अहम रोल हमारे देश के लिए आज भी प्ले कर रही है। अच्छा, एक मैं आपको बता दूँ, माई फादर वॉज इन द आर्मी, ही वॉन्टेड मी टू जॉइन आर्मी, एंड माई चाइल्डहुड पेट नेम वॉज फौजी बेटा। तो एक साइकोलॉजिकली उन्होंने मेरे अंदर डाल दिया कि आप फौज में जाओगे, एंड ही वांटेड, माय मदर आल्सो वांटेड देयर। मैंने स्कूल में और एनसीसी लिया इसी चीज़ से, और कैंप पर अटेंड किए। मैं स्पोर्ट्समैन भी था, तो इसलिए मुझे वो स्पोर्ट्स की वजह से एनसीसी में टफनेस होती है, फिजिकल होती है, और थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन का भी होता है, और फौजी एनवायरनमेंट मैंने घर में देखा था, तो वो सब चीज़ें मेरे अंदर थी। असली जो एनसीसी का चार्म, मतलब कि जो रिकॉग्निशन बोली है, वो हुआ जब मैंने कॉलेज के अंदर एनसीसी लिया। अभी कॉलेज के अंदर मैंने कई एनसीसी कैंप अटेंड किए, लेकिन चंद एक उसमें से 26 जनवरी को 63 मैंने एनसीसी परेड वेड ऑन जनपथ रोड
ये 26 जनवरी को परेड होती है। और तभी 3 दिन के बाद मैंने लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। वाह। ये हुआ। फिर मैं एडवांस लीडरशिप जो दिल्ली में था उसके अंदर सेलेक्ट हुआ। थोड़ा वो अच्छा रिमार्क से हुआ था। फिर एक कैंप हरियाणा में हुआ था जिसके अंदर मुझे बेस्ट कैडेट का अवार्ड दिया गया था। और ये सब मेरे पास सर्टिफिकेट है, रिकॉर्ड है। हाँ। और बाद में जहाँ स्पोर्ट्स का सवाल होता है, एनसीसी के साथ था। मैं अपने कॉलेज सनातन धर्म कॉलेज नाम दे रहा हूँ, मैं फुटबॉल क्रिकेट दोनों में खेलता था और दोनों का कैप्टन रह चुका था। दोनों का। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम में मेरा नाम गया था, लेकिन क्योंकि मुझे IIM से ट्रेनिंग के लिए कमीशन के लिए आ गया था तो मैं वहाँ नहीं जा सका था। और इसके अलावा मुझे और प्राइज़ मिले और एनसीसी कैंप जो लोकल थे वो मैंने भी अटेंड किए। और तो मेरे अंदर ये एनसीसी का बहुत ज़्यादा वो जोश था, ख़ासकर ये होता था। और एनसीसी की वजह से ही शायद मुझे जो वहाँ पर फर्स्ट इंटरव्यू के अंदर भी चला गया। और जहाँ फिज़िकल फिटनेस की बात आती है या एनसीसी जोश की बात आती है कि जब मेरा SSB सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद में था तो मैं फिज़िकल टफ था, सबसे आगे था। जब मैंने लास्ट ऑब्स्टिकल पार किया तो वहाँ जो अफसर खड़ा था उसने मुझे बुलाया, बोला तुम दोबारा किसको करेगा। और मैंने दोबारा किया था, लेकिन जो नंबर 2 था उससे पहले। तो उन्होंने जब साइकोलॉजी टेस्ट था वो कहते इसका नहीं लेंगे, क्योंकि तो लिया उन्होंने बट एज ए फॉर्मेलिटी उसको किया। तो एनसीसी ने मुझे बहुत जोश दिया। और उसकी तरह आर्मी के अंदर भी मैं हमेशा एनसीसी के लड़कों को ये इनकरेज करता रहा कि जिससे वो फौज में जाए और एनसीसी का फायदा ले। कर्नल तारा सर, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है, पर आखिर में अगर आप मुझे मौका दें तो एक गुजारिश है आपसे कि आपने चूंकि बांग्लादेश की आज़ादी में शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली की रिहाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तो बांग्लादेशियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं और हमारे यूथ के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है कि बांग्लादेश को मैं अपना सेकंड होम मानता हूँ, क्योंकि जो मैं वहाँ इज़्ज़त मिली, जैसे मैं अभी आपने बोला कि वहाँ में 3 किताबें मेरे ऊपर लिखी गई हैं। एक किताब का नाम है बंग बंधु अशोक तारा, एक किताब का नाम है सिर्फ अशोक तारा, और एक कल का है द ग्रेट रेस्क्यू जो हमने छुड़ाया था। और अभी एक बांग्लादेश के अंदर ही राइटर है, वो मेरे अभी कुछ दिन पहले आए भी थे, वो थोड़ा सा डिटेल लेने के लिए, कुछ तो उनके पास होती हैं डिटेल कुछ लेने और मिलने के लिए बांग्लादेश से आए थे। उनकी कोई यहाँ मीटिंग थी तो मीटिंग से फिर मेरे पास आए। तो ये बांग्लादेश के अंदर है मुझे इज़्ज़त। और भारत के अंदर 2 बायोग्राफी इधर है, एक तो मैंने बता दिया बांग्लादेश में, और एक बंगला में बायोग्राफी बंगला के अंदर भी इधर है दिल्ली के अंदर। और जो भी तकरीबन मोस्ट ऑफ जो बुक्स 71 वार के ऊपर लिखी गई हैं उनके अंदर मेरे 2 चैप्टर जर्नलिस्ट के अंदर हैं, एक गंगा सागर का और ज़्यादा के अंदर शेख मुजीब रहमान का केस जो है शेख हसीना जी का, तो ये है। और बाकी जैसा आपने बोला, अभी आपने ये जो कार्रवाई की है, ये जो नई जनरेशन जो प्रेस जनरेशन है उसको पता लगे कि ये जो शहीद होते हैं तो शायद वो अपनी कहानी नहीं बता सकते, तो उसको कहानी को दाएं बाएं से जो पूछ के होता है, लेकिन शायद कुछ किस्मत वाले हैं, लकी हैं कि वो जो ज़मीन में होता है और उनके साथ क्या हुआ या फौज के साथ क्या,
वो उसको बता सकते हैं। और जैसे आप ये करते हैं, ये मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि जनता तक को, ये पॉलिटिक्स से दूर जनता जो आम, उसको पता लगे कि सच क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल तारा, आप हमारे स्टूडियो आए, नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट का हिस्सा बने, और हम सबको बड़ा गौरव है आप पे और हमारी भारतीय सेना पे कि आपने ना सिर्फ देश की सेवा करी बल्कि बांग्लादेश के लोगों के लिए भी एक आज़ाद मुल्क बनाया, जो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के लिए लड़ रहे थे और अत्याचार सह रहे थे, पाकिस्तान का रिलीजियस फैनेटिक्स का अत्याचार सह रहे थे। आपने उस अत्याचार से मुक्ति दिलाई और उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर से बांग्लादेश में प्रजातंत्र लौटेगा, जो आपने इतनी बहादुरी से और इतनी साहस के बल पे और अपनी जान की परवाह ना करते हुए बांग्लादेश के लोगों के लिए जो किया, वो बांग्लादेश के लोग उसकी जो महत्वता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो समझ पाएंगे और असल में असली आज़ादी वो पा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल तारा। बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे बताया, और मैं आपके थ्रू ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश मेरा सेकंड होम है, कि वहाँ की सुख के लिए, वहाँ की शांति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेमोक्रेसी और शेख हसीना जी का आना बहुत ज़रूरी है, जिससे भारत के और बांग्लादेश के संबंध भी आप में अच्छे बने रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।